अब खबर आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई। देश भर में मिलावटखोर चंद पैसे के लिए आपकी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। बाजार में मिलने वाला कोई भी सामान 100% शुद्ध है ही नहीं। मार्केट में धड़ल्ले से नकली सामान बेचा जा रहा है। दूध हो, खाना पकाने वाला तेल हो, दूध से बना हुआ पनीर हो, मसाले हो, सब कुछ जहरीला है। ये मिलावटी सामान आपको बीमार नहीं बहुत बीमार कर सकता है। जानलेवा बीमारी कैंसर तक दे सकता है। शहर शहर जारी इस गोरख धंधे के खिलाफ खाद्य विभाग एक्शन में है और ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। और मुंबई से लेकर कर्नाटक तक खाद्य विभाग की ओर से एक्शन लिया जा रहा है और मिलावटखोरों को अब पकड़ने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से आप सोचिए, बाजार में धड़ल्ले से कर्नाटक हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, हर जगह पे देश के शहरों में मिलावटी खाना बेचा जा रहा है, सामान बेचा जा रहा है। और इसका खामियाजा लोगों को अपने स्वास्थ्य को गिराकर या स्वास्थ्य या बीमार पड़ने को लेकर चुकानी पड़ती है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की, जहां पर पाटन में बड़े पैमाने पर मिलावट के खेल का खुलासा किया गया। एफडीए ने छापेमारी करके 14,709 किलोग्राम मिलावटी तेल जब्त किया है। क्राइम ब्रांच और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करके इस पूरे रैकेट का भांडाफोड़ किया। फैक्ट्री में सोयाबीन में सस्ते तेल की मिलावट कर इसे धड़ल्ले से बाजार में बेचा जा रहा था। पाटन में रेड के दौरान एक ट्रक से खराब तेल के 210 डिब्बे बरामद हुए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में सोयाबीन तेल में वेस्टेज वाले तेल की मिलावट की जा रही थी, जो सेहत के लिए काफी खतरनाक है। मिलावटखोरी के धंधे पर बड़ी कार्रवाई करते हुए पाटन पुलिस ने सिद्धपुर में जो जीआईडीसी है वहां गामी फूड इंडस्ट्री पर रेड करते हुए तेल में मिलावटखोरी की का जो एक बड़ा रैकेट चल रहा था उसको यहां पे पकड़ा है। आपको बता दें कि हमारे यहाँ एफएसएसआई के जो नॉर्म्स हैं उस हिसाब से एडिबल ऑयल में आप एक दूसरे एडिबल ऑयल की मिलावट कर सकते हैं। करीब 20% तक आप उसमें दूसरा एडिबल ऑयल मिला सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट का, लेकिन उसको बकायदा ब्रांडिंग में मेंशन करना होता है और उसके परसेंटेज भी मेंशन करने होते हैं कि वो कौन सा ऑयल किस ऑयल में मिलाया गया और उसका कितना परसेंटेज है। लेकिन यहाँ पे बिना किसी जानकारी के ये सारी चीज़ें चल रही थी और जब पुलिस की टीम यहाँ पहुँची तब जो दृश्य यहाँ पे देखा वो काफ़ी चौंकाने वाला था, क्योंकि पता ये चला है कि यहाँ इस इंडस्ट्री में अलग अलग ब्रांड के ऑयल बेचे जा रहे थे और उसमें जो बचा हुआ ऑयल प्रिक्योर किया जाता था अहमदाबाद और बड़े शहरों में से, जो होटलों में ऑयल बच जाता है उसको प्रिक्योर करके लाया जाता था और मल्टीपल ऑयल जो थे अलग अलग ब्रांड्स के उसको उसमें मिला करके किसी को सोयाबीन का ऑयल बता करके बेचा जाता था, कोई सरसों का ऑयल बता करके बेचा जा रहा था या राइस ब्रांड बता करके बेचा जा रहा था। जैसे जब यहाँ पे बीती रात रेड हुई है तब ये जो बड़ा टैंक है जहाँ पे रॉ मटेरियल स्टोर किया जाता है, यहाँ करीब 11,000 किलो 11 टन सोयाबीन का ऑयल जो है वो स्टोर करके रखा हुआ था। इसके सैंपल्स जो हैं वो फूड डिपार्टमेंट ने बाद में आकर के लिए हैं। और उसके अलावा यहाँ ये जो छोटे स्टोरेज टैंक दिख रहे हैं इसमें मिक्सिंग का काम होता था। यहाँ से रॉ मटेरियल इकट्ठा करके इसमें डाला जाता था और बाद में जो ऑयल बाहर से मंगाया होता था, मल्टीपल ब्रांड्स का बचा खुचा ऑयल, पता नहीं वो किस कंडीशन में स्टोरेज किया जाता होगा, उसे यहाँ पे मिला करके इन ऑयल्स में फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया जाता था इन टैंक्स में और उसके बाद उसे बेच दिया जाता था। मुनाफाखोर तेल में मिलावट करके इन्हें अलग अलग ब्रांड का लेबल लगाकर बेचते थे। छापेमारी में बड़ी बड़ी कंपनियों के लेबल बरामद हुए, जिसकी डिब्बे पर लेबलिंग करने के साथ साथ इन्हें मार्केट में बेचा जाना था। जांच टीम को यह पता चला कि पूरे रैकेट में मामला केवल यहां तक सीमित नहीं है, बल्कि जहां पर यह प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, प्रोडक्ट तैयार करने के लिए जो पैसा लगा रहा है और तैयार होकर जिन जिन रिटेलर्स के पास ये बेचा जा रहा है, ये पूरा एक नेटवर्क काम कर रहा है। यहाँ पे श्री गंगा ब्रांड का नाम है, गोवर्धन है, गामी है, गौरी है, ये अलग अलग ब्रांड के यहाँ पे आपको लेबल्स दिख रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन लेबल्स में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया हुआ है कि ये ब्लेंडेड ऑयल है, जो बेचा जा रहा है वो ब्लेंडेड ऑयल है, ये भी मेंशन नहीं किया हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ा अपराध माना जाएगा। एफएसएसआई की गाइडलाइंस के हिसाब से ये मेंशन करना जरूरी है, लेकिन क्योंकि ये मल्टीपल ब्रांड के ऑयल यहाँ पे मिला करके बेच रहे थे
वो एक्चुअल में कितना हाइजीनिक था, कितना सेफ था, इसकी भी कोई यहाँ पे जो है गारंटी नहीं ली जा सकती है। यहाँ आप देखिए, ये गौरी ब्रांड का कोई तेल बेचा जा रहा है, राइस ऑयल इसको दिया हुआ है नाम। अब इस राइस ऑयल में क्या मिलाया हुआ है कोई यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। इधर अगर आप देखें तो ये गोवर्धन ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे इसका लेबल आपको देखने को मिलेगा, ये मस्टर्ड ऑयल गोवर्धन ब्रांड का। अब मस्टर्ड ऑयल तो एक सबसे बड़ा अपवाद यह है कि मस्टर्ड ऑयल में आप कुछ भी नहीं मिला सकते हैं। एक ऐसा ऑयल है एडिबल ऑयल जिसमें आपको कुछ भी मिलाने का राइट नहीं है, और यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल में भी मिलावट हो रही थी। और ये जो टिन आपको दिख रहे हैं, ये 40 टिन यहाँ पे फूड डिपार्टमेंट ने सीज करके रखे हुए हैं। ये मस्टर्ड ऑयल के टिन बताए जा रहे हैं, इसीलिए इसके सैंपल भी लिए हैं फूड डिपार्टमेंट ने। और गोवर्धन ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे बेचा जा रहा है, लेकिन इसमें भी मिलावट करके जो है प्रोडक्ट्स को बेचा गया है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो ये श्री गंगा ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल, मतलब एक ही जगह से अलग अलग ब्रांड के जो है ऑयल्स यहाँ पे बेचे जा रहे हैं। गौरी ब्रांड का ये राइस ऑयल है। राइस ऑयल में क्या मिलावट की गई है, नहीं की गई है, कुछ यहाँ पे ब्रांडिंग में मेंशन नहीं किया हुआ है। और अलग अलग ब्रांड यहाँ पे आप देखिए, गंगा ब्रांड का मस्टर्ड ऑयल यहाँ पे बेचा जा रहा है, लेकिन टैंक में है सोयाबीन ऑयल। अब ये इसमें एसेंस वगैरह मिला करके बेचते हैं या किस तरह से इसे आगे करते हैं, ये सब जांच अब फूड डिपार्टमेंट की टीम जो है वो करेगी। पुलिस ने हालांकि एक जो है इंफॉर्मेशन जो है दाखिल कर ली है, और जब इसके सैंपल्स का रिजल्ट आएगा उसके बाद एफआईआर रजिस्टर करके जो है एक कानूनी कार्रवाई इनके खिलाफ की जाएगी। लेकिन सबसे जो बड़ा पेचीदा सवाल है वो ये है कि जिस प्रकार के नॉर्म्स हमारे यहाँ बने हुए हैं, एडिबल ऑयल में जो ब्लेंडिंग का परमिशन एफएसएसआई द्वारा दिया हुआ है, उसका फ़ायदा उठा करके जो इस तरह की फैक्ट्रीज हैं उसमें किसी भी तरह का ऑयल जो है उसको किसी भी नाम से बेचा जा रहा है। और एक्चुअल में जो क्लेम किया जा रहा है, मान लीजिए अभी सोयाबीन ऑयल यहाँ पे पैक हो रहा था, तो ये सोयाबीन ऑयल एक्चुअल में कितना प्योर है, कितना पौष्टिक है, इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या है, सब उसमें गोलमाल चल रहा है। और इसी वजह से जब ये तेल खाया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये स्वास्थ्य को काफ़ी हद तक नुकसान कर सकता है। और इसको अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह पे बेचा भी जा रहा है। पिछले 2 साल से यहाँ पे ये फैक्ट्री जो है वो चल रही थी, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो इनके बिल्स वगैरह की जांच हुई है उससे पता चला है कि काफ़ी बड़ी मात्रा में ये जो है ऑयल बना करके यहाँ से सप्लाई कर रहे थे। मिलावटी तेल की सप्लाई गुजरात के साथ ही देश के दूसरे राज्यों में भी धड़ल्ले से हो रही थी। जांच अधिकारियों का कहना यह है कि ये फैक्ट्री यहां पिछले 2 साल से चल रही थी। ऐसे में इसके स्टॉक और बिल बुक की जांच की जा रही है कि मिलावटी तेल की सप्लाई कहां तक हुई। फैक्ट्री में ब्लेंडिंग की आड़ में कैसे जो है एडिबल ऑयल में बड़े पैमाने पर मिलावटखोरी का धंधा चल रहा था, उसका सबसे लाइव एग्जांपल है ये वेस्ट तेल के डिब्बों से भरी हुई गाड़ी, जो कि लोकल क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि इस तरह से वेस्ट तेल इकट्ठा करके अलग अलग जगह से लाया गया है। और यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ब्रांड के आपको ये जो है डिब्बे दिख रहे होंगे। होता क्या है कि ये सब जगह से इकट्ठा करके अलग अलग रेस्टोरेंट के जो है बचे खुचे जो तेल होते हैं उसको इन डिब्बों में भर के लाया जाता है। ये देखिए कैसा दिखते हैं ये तेल। अगर आप देखिए इसका कलर और उससे आपको अंदाज़ा लगेगा। अब ये अलग अलग ब्रांड के तेल हैं, मल्टीपल ब्रांड्स के तेल हैं, जिनको मिक्स करके यहाँ पे ला के रख दिया जाता है। और ये वाला तेल जो है, ये ओरिजिनल जो तेल बेचा जाएगा, मान लीजिए सोयाबीन का या राइस ब्रांड का, उसमें 30% से लेकर के 50% तक ये मिला दिया जाता है। और होता क्या है, यहाँ से ये पूरा तेल आया, ये तेल इकट्ठा करके यहाँ पे लाया गया और उसके बाद फिर इसे अंदर ले जा करके मिक्स कर दिया जाता है। हालांकि जब फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की पुलिस की हाजिरी में, तो जो ओनर है वो ये बता रहे थे कि ये तो हम जो हमारा वेस्ट इकट्ठा हुआ है यहाँ से, उसको हम ट्रांसपोर्ट करने जा रहे थे और इसको हम डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। हालांकि ऐसा नहीं था, ये
उसी वक्त ट्रक आया था और इसमें से काफ़ी सारा जो माल है वो यूज़ किया भी गया है अंदर, ये जानकारी फूड डिपार्टमेंट को मिली थी। अब ये होता क्या है, ये सारा जो माल है इसको इकट्ठा करके आगे यहाँ इन टैंक्स में मिलाया जाता है। यहाँ से ये माल पहले जो है ओरिजिनल जो तेल बनाया जाता है उसको यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है और बाकी का जो ये कनस्तर हैं उनको ला करके इस टैंक में डाल दिया जाता है। करीब जैसे यहाँ पे अभी देखिए नया जो प्रोडक्ट तैयार होने जा रहा था, करीब 2,500 से 3,000 लीटर के आसपास ये इसमें तेल जो है वो स्टोर कर दिया गया है और उसके अंदर ये वाला जो माल है वो मिलाया जा रहा था। और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने इस टैंक में से भी सैंपल लिए हैं, जो ओरिजिनल टैंक है उसमें से भी सैंपल लिए हैं और जो बाहर कनस्तर पड़े हुए हैं उनमें से भी सैंपल लिए हैं। जो ये तैयार प्रोडक्ट पड़ा हुआ था इसके भी सैंपल लिए हैं और इन सबको मैच किया जाएगा। इन सबको मैच करने के बाद, इन सब के डीप इन्वेस्टिगेशन के बाद, लैब इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि किस प्रकार की मिलावट हो रही थी और वो कितनी हानिकारक थी। पाटन में जहां पर मिलावटी तेल पकड़ा गया, वहीं पर महाराष्ट्र में भी खुले में तेल बेचने की सख्ती की गई है। महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य तेल में मिलावट और नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ाते हुए खुले और बिना लेबल वाले तेल की बिक्री पर रोक लगा दी है। एफडीए ने कहा है कि तेल का प्रोडक्शन और बिक्री का कारोबारों को लेकर नियमों का पालन करना होगा। एफडीए ने साफ किया है कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो 10 लाख तक का जुर्माना है, आजीवन कारावास की सजा। एडिबल ऑयल में मिलावट के खिलाफ महाराष्ट्र के एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे एक्शन मोड में हैं। को ये जो एडिबल ऑयल है वो सेफ मिले, ना मिसब्रांडेड, ना अनसेफ, ना सबस्टैंडर्ड। इसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट करना जरूरी है और लोगों को भी पता होना जरूरी है कि उन्होंने क्या करना चाहिए। ये है कि अगर ये अनसेफ पाया जाता है तो लाइफ इम्प्रिजमेंट तक का उनका प्रोविजन है, प्रावधान है। 10 लाख तक की उसमें जुर्माना भी लग सकता है। उसके साथ अनसेफ के साथ पेनल्टीज जो है उसमें सबस्टैंडर्ड अगर मिलता है तो 5 लाख तक की पेनल्टी है, मिस ब्रांडेड अगर मिलता है तो 3 लाख तक की पेनल्टी है। जो अडल्चरेंट है अगर वो मिलता है किसी के पास, जो एफबीओज है, वो 10 लाख तक की पेनल्टी है। विदाउट लाइसेंस, विदाउट रजिस्ट्रेशन काम कर रहा है तो उनको 10 लाख तक की पेनल्टी है और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है तो 10 लाख तक के प्रावधान है। खुले में बिका तेल तो होगी जेल और तुकाराम मुंडे इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। साकेत राय हमारे सहयोगी मुंबई से लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, ये बताएं कि किस किस तरीके की कार्रवाई हो रही है, ये जो एक्शन लिए जा रहे हैं, अचानक इसमें इतनी तेजी कैसे आई? मीनाक्षी, देखिए, ये जो एफडीए की पूरी कार्रवाई है 25 मई के बाद से महाराष्ट्र में उसने तूल पकड़ा है। खासतौर पर जब से तुकाराम मुंडे ने एफडीए कमिश्नर का चार्ज संभाला है उसके बाद एक के बाद एक कई कार्रवाइयां हो रही हैं। अब अगर बात करें एडिबल ऑयल की, जिसकी हम बात कर रहे थे, तो ये एफडीए की जो अब तक की कार्रवाई हुई है उनमें सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है, क्योंकि जो पब्लिक फूड सेफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये वो ऑयल होता है जो खुले में मिलता है, यानी कि प्लास्टिक की थैलियों में, बड़े कंटेनरों में, और उन्हें सप्लाई करने को लेकर कोई भी नियमावली या एफओपीज जो है वो पहले से जारी नहीं की गई थी। इसीलिए कल जो नोटिफिकेशन एफडीए के तरफ से जो निकाला गया है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि अब से खुले में कोई भी तेल, जो कि खास तौर पर जो स्ट्रीट साइड वेंडर्स होते हैं, अगर आप देखें तो उनके पास कोई भी लेबल वाला फूड नहीं होता। खास तौर पर वनस्पति ऑयल जो हम यूज करते हैं या फिर जो स्ट्रीट फूड्स में जो बनते हैं उनका कोई भी लेबलिंग नहीं होता, उनकी कोई पैकेजिंग नहीं होती, उनके ऊपर कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो ऐसे में एफडीए किसी भी जगह कभी भी छापेमारी कर सकती है और ऐसे में पब्लिक हेल्थ की बात अगर की जाए तो ये एक बड़ी कार्रवाई इस तर्ज पर भी मानी जा रही है कि अब से खुले में केवल अगर आप बेच सकते हैं तो वो केवल सरसों का तेल होगा, वो भी तब जब वो 100% शुद्ध हो और वो मशीन से निकला हो। तो ऐसे में ये जो मिलावटी तेल है उस पर एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। मीनाक्षी, बहुत बेहतर कार्रवाई है और बल्कि केवल महाराष्ट्र में नहीं, इसे बाकी राज्यों को भी गंभीरता से देखना परखना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए साकेत। जहां गुजरात और मुंबई में तेल पर सख्ती हुई है, वहीं पर कर्नाटक से चौंकाने वाला मामला सामने आया। कर्नाटक के उडुपी में केमिकल मिलाकर केले को तैयार किया जा रहा था। खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि उडुपी में केमिकल का इस्तेमाल करके केला पकाया जा रहा है, जिसके बाद टीम ने एक सर्च ऑपरेशन चलाया। उडुपी के अलियूर, केमथूर और डुगलीपाडू गांव में उन दुकानों पर छापा मारा जहां केले को केमिकल का इस्तेमाल करके पकाया जा रहा था।
टीम ने 10,890 किलो केले जब्त किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 8,71,000 है। खबर यूपी के शाहजहांपुर से है, जहां हिंदू लड़के की हत्या के मामले में पुलिस ने 20 दिन के अंदर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। गौतम मौर्य के शरीर पर चाकू से 16 बार वार कर हत्या को अंजाम देने वाले समीर अली के घर को जमींदोज किया गया। शाहजहांपुर के कांचनगर पंचायत में अवैध तरीके से यह मकान बनाया गया था, जिसे नोटिस के बाद प्रशासन ने बुलडोजर से ढहा दिया। 20 दिन पहले यानी कि 31 जुलाई को आरोपी समीर अली ने इंस्टाग्राम पोस्ट विवाद में गौतम मौर्य की हत्या कर दी थी। दावा किया गया था कि ये आरोपी समीर के साथ उसके चाचा की फैमिली भी इस मर्डर में शामिल थी, जिसके बाद आरोपी समीर अली और उसके पिता भाई समेत 5 लोग पकड़े गए थे। पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी समीर अली को अरेस्ट कर लिया था। समीर अली ने भीड़ के सामने गौतम की हत्या की बात कबूल की थी। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार ने प्रोटेस्ट किया था। गौतम मौर्य का फैमिली ने सीएम योगी से लखनऊ में जाकर मुलाकात की। इसके बाद आर्थिक मदद और जल्द से जल्द आरोपियों के खिलाफ एक्शन के निर्देश दिए गए थे। ऐसे में प्रशासन ने आरोपी और उसके चाचा के घर पर बुलडोजर चलाया। बिना नक्शा पास कराए गए अवैध तरीके से घर को बनाया गया था और इस मामले में आरोपी समीर अली समेत 5 लोग जेल में हैं। शाहजहांपुर में गौतम मौर्य हत्याकांड के आरोपी समीर के मकान को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया है। समीर अली के परिवार को 20 दिन पहले ही नोटिस जारी किया गया था, लेकिन परिवार ने कोई जवाब नहीं दिया था। 19 अगस्त को आखिरी नोटिस के बाद बुलडोजर चलाया गया। 31 जुलाई का वो वीडियो भी आपको दिखाती हूं, जब आरोपी समीर अली को पकड़ा गया था और उसने हत्या की बात कबूली थी। वो मेरी बहन के साथ गलत करा। अच्छा, अकेले तुमने मना मारो ना यार, तो एक्शन के बाद समीर अली के परिवार ने भेदभाव का आरोप लगाया और कहा कि जिसने पूरे केस के लिए उकसाया उसके खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि यह मकान अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे पर्याप्त समय देने के बाद भी जब एक्शन नहीं लिया गया, नोटिस का जवाब देने पर भी कोई सामने नहीं आया, तो कार्रवाई कर दी गई। समीर ने करा, समीर गिरावे ने चाहे मारे चाहे कूटे कुछ ही करे। हम तो कहे जनता समीर ने मारा तो समीर ने जनता मार देते। जब समीर कबूल लिया कि हमने मारा है, तो हम लोग क्यों सजा दे रहे? मुलजिम तो कबूल लिया है, तो हमें सब क्यों सजा दे रहे हो भैया? हाँ, मैं फांसी चढ़ा कुछ ही करा, मुलजिम का दे, हमें सब क्यों सजा दे रहे हो? लेकिन वो कह रहा है कि तुम्हारा जान निकला और बिल्लो पूरे घर में चलेगा। एक अवैध निर्माण था। नगर पंचायत काठ द्वारा इसका सर्वे करके इनको अवैध निर्माण को हटाए जाने के लिए नोटिस जारी किया गया था। 15 दिन का इनको नोटिस पीरियड था। इसमें इनको जवाब देना था। इनके द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया गया। उसके उपरांत नगर पंचायत काठ के द्वारा इस अवैध अतिक्रमण को हटाए जाने के लिए पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी, जिसके क्रम में एसडीएम सदर और उनकी साथ सीओ सदर और पूरी पुलिस फोर्स है जो नगर पंचायत काठ को इस अवैध निर्माण को हटाने में पूरा सहयोग कर रही है। और हमारे साथ संवाददाता विशाल प्रताप सिंह जुड़ गए। विशाल, क्योंकि गौतम मौर्य के परिवार ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, क्या मांगे रखी गई थी जिसके बाद हम देख रहे हैं कि एक बड़ी कार्रवाई हो रही है, कठोर कार्रवाई हो रही है आरोपियों के खिलाफ? बिल्कुल, इस पूरे मामले में गौतम मौर्य का जो परिवार है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला था। समीर अली और अपने साथियों के साथ मिलकर के उसने बाकायदा इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान भी किया था कि उसने कत्ल किया है और गौतम मौर्य का बेरहमी से कत्ल किया गया था। 16 बाउंड पाए गए थे, चाकुओं से गोद करके हत्या की गई थी महज छोटी सी रंजिश की वजह से, जिसके बाद इस पूरे मामले में जब ये प्रूफ हो गया कि समीर अली ने ही इस घटना को अंजाम दिया है, पुलिस प्रशासन ने उसकी कार्रवाई की है, अरेस्ट की कार्रवाई की है। और उसके बाद जब ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में जो परिवार ने ये भी डिमांड की है कि आरोपियों को जो मकान है
वो पूरी तरीके से गलत बना हुआ है, नक्शा नहीं पास हुआ है। तो नगर पंचायत शाहजहांपुर ने इस पूरे मामले में बाकायदा नोटिस जारी किया और उसके बाद जब समीर की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया गया, अवैध निर्माण को खुद से नहीं हटाया गया है, तो पुलिस और प्रशासन ने बड़ी फोर्स बुला करके वहां पर जब बुलडोजर कार्रवाई है उसको अंजाम दिया गया है। तो मैसेज उत्तर प्रदेश सरकार का बिल्कुल साफ है, अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है, कोई भी गुंडागर्दी करेगा, हत्याकांड जैसे बड़े मामले को, बड़े हीनस क्राइम को अंजाम देगा, तो उसका जो अंजाम है वो इसी तरीके से होगा। उसका एनकाउंटर भी विशाल, होगा, अंजाम उसके सिर्फ खिलाफ उस कार्रवाई भी आरोपी तक होगी, नहीं रहेगा, उसके अगर पूरे कोई परिवार को अवैध निर्माण भुगतना है, पड़ेगा, तो निश्चित तभी तौर पर शायद ये अपराधी अपराध करना छोड़ेंगे। और इसी का नतीजा है कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में लगातार मिसाल दी जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबर हैदराबाद से है, जहां एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला। सांसद के बेटे ने लग्जरी एस्टन मार्टिन कार से महिला को उड़ा दिया। टक्कर इतनी भयानक थी कि महिला की मौके पर ही जान चली गई। महिला की पहचान भारती मुखी के रूप में हुई है, जो इन ऑर्बिट मॉल के लाइफस्टाइल स्टोर में सेल्स एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। पुलिस ने सांसद लिंगम नैनी रमेश के 21 साल के बेटे लिंगम नैनी संजूश के खिलाफ FIR दर्ज कर अब आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अब सांसद के बेटे पर लापरवाही और बहुत स्पीड से गाड़ी चलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि घटना 16 अगस्त की है। महिला भारती मुखी और खाना लेने के लिए गई थी। लौटते वक्त सड़क पार करने के दौरान कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि महिला की मौके पर ही जान चली गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर ड्रंक एंड ड्राइव और ड्रग टेस्ट कराया। फिलहाल पुलिस ने कार को जब्त करके पूरे मामले की जांच शुरू की है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हादसे के वक्त रफ्तार कितनी थी, क्या आरोपी नशे में तो नहीं था। लग्जरी एस्टन मार्टिन कार से महिला को कुचलने वाला आखिर है कौन और उस पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, ये भी आपको बता दूं। लग्जरी कार से महिला को कुचलने वाला सांसद लिंगम नैनी रमेश का बेटा लिंगम नैनी संजूश है। लिंगम नैनी रमेश पवन कल्याण की जनसेना पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। आरोपी की अब तक की गिरफ्तारी ही नहीं हुई। एसीपी ने बताया कि आरोपी को नोटिस भेजा गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया है क्योंकि यह जमानत वाला अपराध है। इसमें अधिकतम सजा 7 साल से कम है। जांच चल रही है। हमारे सहयोगी टी राघवन इस खबर पर जुड़ गए हैं। राघवन, मामला क्योंकि राज्यसभा सांसद के बेटे से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस क्या इतना हल्का हाथ रख रही है? एक बार फिर से हम राघवन को कनेक्ट करेंगे। खबर आपको बता दें, एस्टन मार्टिन कार चला रहे थे लिंगम नैनी रमेश के बेटे लिंगम नैनी संजूश। जब वो कार चला रहे थे, उन्होंने एक महिला को टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑन स्पॉट महिला की जान चली गई। मामला 16 अगस्त का है। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, केवल नोटिस भेजा गया, जबकि एक शख्स अपनी जान गंवा चुकी है। एक महिला की इस मामले में जान जा चुकी है और केवल नोटिस भेजा गया है। इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? पुलिस का कहना यह है कि चूंकि ये एक ऐसा अपराध है जो जमानती अपराध है, इसमें अधिकतम सजा 7 साल से कम की है, इसलिए नोटिस जारी किया गया है। लेकिन अगर यही मामला किसी राज्यसभा सांसद का नहीं होता तो क्या पुलिस इतना हल्का हाथ रखती? सवाल इतना भर का है। टी राघवन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राघवन, पुलिस की कार्रवाई इतनी ढीली क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए सवाल तमाम खड़े हो रहे हैं क्योंकि इंसिडेंट 16 तारीख का है और आज की तारीख आप देख लीजिए। अब जब ये बात सामने आई, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि जब ये घटना हुई थी 16 तारीख के दोपहर में तकरीबन 3:05 पर, उस वक्त एक व्यक्ति ने इसका पूरा मोबाइल पर इस क्रैश को शूट भी किया था। ये बताया गया कि जब ये वीडियो फॉरवर्ड किया जाने लगा तो तुरंत उसी वक्त पुलिस एक्शन में आई और उस वीडियो को स्प्रेड करने से रोक लिया गया। कहीं ना कहीं इस बात की जानकारी पुलिस के पास थी कि जो इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है वो किसी वीआईपी का बेटा है। इसी वजह से पहले मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब जानकारी सामने आ गई तो अब पुलिस कह रही है कि FIR दर्ज कर लिया गया। और आपको ये जानकर ताज्जुब होगा, जैसा आपने कहा, चूंकि वो शायद वीआईपी का बेटा था, इस वजह से स्टेशन में उसे बुलाया गया, उसका ब्लड और ड्रग सैंपल लिया गया और उसे स्टेशन बेल देकर जाने दिया गया। अब पुलिस ये कह रही है कि ये कार्रवाई का हिस्सा है, प्रोसेस है, लेकिन अब FIR दर्ज कर ली गई है। अब अगर इस बारे में कोई भी लापरवाही सामने आती है तो इस आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4-5 दिन तक पुलिस ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। इसके आरोप लगातार लग रहे हैं और अब ये देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई इस व्यक्ति के खिलाफ की जाती है जो आरोपी है जिसने अपनी इंपोर्टेड कार से एक महिला को रैश ड्राइविंग के चलते मौत के घाट उतार दिया।
बहुत शुक्रिया राघवन आपका पूरी जानकारी के लिए। और अब बड़ी खबर हरियाणा के हिसार से है, जहां कोर्ट के गेट के सामने सरेआम गैंग वॉर की वारदात हो गई। कोर्ट से बरी होने के बाद जैसे ही आरोपी बाहर निकला, दूसरे गैंग के बदमाशों ने सरेआम फायरिंग करके उसकी हत्या कर दी। बदमाशों ने महज 2 मिनट में दनादन 14 राउंड फायरिंग की। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ली है। विनोद पानू बड़ा गुंडा बन रहा था, इसलिए उसे ठिकाने लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि गैंगस्टर विनोद पानू उर्फ काना को पेशी के लिए लाया गया था। पेशी के बाद जैसे ही वो बाहर निकला तो घात लगाकर इंतजार कर रहे शूटर ने कोर्ट के गेट के पास ही उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बाइक सवार बदमाश ने कोर्ट गेट के सामने 14 राउंड फायरिंग की। अचानक हुई इस फायरिंग से पूरे कोर्ट कैंपस में अफरा तफरी का माहौल था। वहां पर मौजूद एडवोकेट, मुवक्किल और आम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायरिंग में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं घायलों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने विनोद पानू उर्फ काना को मृत घोषित कर दिया, जबकि उसके घायल साथी का इलाज जारी है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद एडवोकेट ने बताया कि किस तरह से पूरी घटना हुई है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। एक गोली चली तो उसके बाद मैं यहाँ पे कोर्ट पे से आया तो मैंने देखा कि विनोद पानू यहाँ नीचे गिरा हुआ था। तो उसके बावजूद भी जो गोली मारने वाला व्यक्ति था, नीचे गिरने के बावजूद भी उसने 5 से 6 गोलियां और चलाई विनोद पानू पर। उसके बाद उसने वकीलों वाली पार्किंग की तरफ भागने की कोशिश की तो पुलिस वाले उसके पीछे भागे और पुलिस वालों ने उसे वहां वकीलों वाली पार्किंग में पकड़ लिया। आज इनका केस का फैसला आना था, इन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो ये अपने अपने घर जा रहे थे तो हाथों हाथ पीछे से इनकी जो पीछे कोई राइवलरी वगैरह चल रही होगी शायद, तो उस टाइम आके यहाँ पे इनकी फायरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई और फिर वह व्यक्ति वकीलों वाली पार्किंग की तरफ गोली मारकर उनको भाग गया, जिसको बाद में पकड़ लिया गया। अब गैंगस्टर विनोद पानू कौन था, यह भी आपको बताते हैं। गैंगस्टर विनोद पानू पर हत्या समेत 40 मामले दर्ज थे। गैंगस्टर विनोद हिसार के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक था। गैंगस्टर विनोद पर विधायक सावित्री जिंदल के पीए भतीजे की हत्या का आरोप है, यानी जिंदल के पीए के भतीजे के हत्या का आरोप। लेकिन कल जब वो पेशी के लिए कोर्ट लाया गया तब उसकी हत्या कर दी गई। फायरिंग में उसके 2 साथी घायल हुए। पुलिस ने गोली चलाने वाले शूटर को पकड़ा है। खबर पंजाब के मोगा से है। गायों को रेस्क्यू करने गए शिवसेना और निहंगों पर लोगों ने ईंट और तलवारों से हमला कर दिया। हमले में एक निहंग को गंभीर चोट आई है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि सड़क के नीचे सुरंग बनाकर 15 फीट नीचे 8 से 10 गायों को रखा गया था। सूचना मिलने के बाद शिवसेना और निहंगों के कुछ लोग मौके पर पहुंचे, गायों को रेस्क्यू करने की कोशिश भी की। वहां पर झुग्गियों में रहने वाले लोगों ने उनके ऊपर ईंट और तलवारों से हमला कर दिया। हमले में एक निहंग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घटना के बाद मौके पर तनाव की स्थिति है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। बड़ी खबर दिल्ली के करोल बाग से आ रही है, जहां चोरों ने एक कार से 2 करोड़ के गहने पर हाथ साफ कर दिया। कार की पिछली खिड़की तोड़कर गहनों से भरे 3 बैग लेकर फरार हो गए। ये वारदात 19 अगस्त को बीकानेर चौक के पास हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई। बदमाशों के पहचान के लिए पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। पीड़ित जयपुर का एक ज्वेलर बताया जा रहा है, जो अपने कारोबार के सिलसिले में दिल्ली आया हुआ था। जब वो कार खड़ी करके अपने होटल में गया तो तभी बदमाशों ने सोने और हीरे से भरे 3 बैगों पर हाथ साफ कर दिया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। करोल बाग इलाके में एक कारोबारी की गाड़ी से 2 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चोरी होने का मामला सामने आया है। कारोबारी कन्हैया लाल 19 अगस्त को अपने बेटे के साथ शाम 5:30 बजे ये आर्य समाज रोड पर पहुंचे हुए थे और ठीक इसी जगह पे आपको दिखा दे तस्वीर, इसी जगह पे कन्हैया लाल ने अपनी क्रेटा गाड़ी को पार्क किया था और पार्क करने के बाद इस रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। शाम 5:30 बजे गाड़ी पार्क करके गए थे, लेकिन जब 7:15 पर वापस आते हैं तो उनकी गाड़ी का पीछे का शीशा टूटा हुआ मिला और उनकी गाड़ी में 3 बैग रखे हुए थे, जो कि तीनों बैग गायब थे। बताया जा रहा है कि उस बैग में सोना और हीरे के ज्वेलरी भरी हुई थी, जिसकी कीमत लगभग 2 करोड़ रुपया बताई जा रही है।